29 सितंबर 1981 ये वो दिन था जिस दिन इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट IC423 न्यू दिल्ली से श्रीनगर के लिए टेक ऑफ करती है और इस पे बैठे हुए 111 पैसेंजर एंड 6 क्रू मेंबर को ये पता भी नहीं था कि ये फ्लाइट श्रीनगर की जगह लाहौर जाने वाली, क्योंकि इस प्लेन को 5 हाईजैकर्स के द्वारा हाईजैक कर लिया गया था और अब वो इस प्लेन को लाहौर के एयरपोर्ट पे लैंड कराने वाले थे। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इस बार हाईजैकर मुस्लिम नहीं थे बल्कि दल खालसा ग्रुप के 5 सिख थे, जिसने फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स की रिहाई के बदले इंडियन गवर्नमेंट से $5 लाख कैश और कुछ सिख मेंबर इंक्लूडिंग अपने लीडर जरनैल सिंह भिंदरवाले की रिहाई की डिमांड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही भिंदरवाले है जिसे 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत इंडियन आर्मी ने मार गिराया था। और भिंदरवाले की मौत के ठीक एक साल बाद 23 जून 1985 को कनाडा से इंडिया जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 182 को कुछ सिख मेंबर अटलांटिक ओशन से 31,000 फीट की ऊंचाई पर ब्लास्ट कर देते हैं, जिसमें इस फ्लाइट में बैठे 329 लोगों की जान चली जाती है। और इतना ही नहीं, इनका प्लान एयर इंडिया की एक और फ्लाइट 301 को साथ में सेम टाइम पे ब्लास्ट करना था, जो टोक्यो से बैंकॉक जाने वाली थी। बट फॉर्चुनेटली ये बम धमाका 1 घंटे पहले टोक्यो के नेरेटा एयरपोर्ट पे ही हो जाता है, जहां से ये फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी। इसमें सिर्फ 2 जापानीज बैगेज हैंडलर की जान जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इतनी बड़ी हाईजैकिंग और इतनी प्लान्ड बॉम्बिंग के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी ताकत रही होगी, जिसने इतने सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक को बाईपास कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी ताकतों का सिर्फ एक चेहरा था जरनैल सिंह भिंदरवाले। और 40 सालों के बाद इंडिया के सामने एक और नया चेहरा सामने आ गया है, जिसे पंजाब में पॉपुलरली भिंदरवाले 2.0 कहा जा रहा है, जो ना सिर्फ भिंदरवाले की गेटअप में दिख रहा है बल्कि उसके नक्शे कदम पे काफी तेजी से चल रहा है। और दोस्तों, शायद ये एक इशारा है उस बड़ी ताकत के एक्टिव होने का, जो आने वाले समय में इंडिया के लिए एक काफी बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है, क्योंकि ये ताकतें सिर्फ इंडिया के पंजाब में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है बल्कि दुनिया भर के मल्टीपल कंट्रीज से ऑपरेट कर रही है। और यही कारण है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अल्बनीज से इस मुद्दे पे बात करनी पड़ी है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इतने सारे कंट्रीज में एक्टिव इतनी बड़ी बड़ी सिख ऑर्गेनाइजेशन आखिर किस चीज से जुड़ी है और किस चीज के लिए? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि ये सब एक सोच से जुड़े हुए हैं, जिस सोच का नाम है खालिस्तान। और ये एक ऐसी सोच है जो एक भिंदरवाले या भिंदरवाले 2.0 के अंदर नहीं बल्कि लाखों सिखों के अंदर बसी हुई है। खालिस्तान की कहानी इतनी भी सिंपल नहीं है जितना लोग इसे समझते हैं या समझाते हैं, क्योंकि सिखों के लिए एक सेपरेट कंट्री खालिस्तान के कई किरदार और कई सवाल छुपे हुए हैं, जिसे समझने के लिए आपको इसके रूट कॉज को समझना होगा। तो आइए समझते हैं गहराई से उन सभी डॉट्स को जिससे खालिस्तान की कहानी जुड़ी हुई है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए एक काफी बड़ा मोटिवेशन होता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। अमृतपाल सिंह। आज से करीब 44 साल पहले एक पंजाबी ने ब्रिटेन जाकर खालिस्तान देश का प्रस्ताव रखा था। अमृतपाल सिंह चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं। एक सेपरेट कंट्री या एक कंट्री के अंदर सेपरेट स्टेट की डिमांड करना काफी आम बात हो जाती है जब एक नई रिलीजन या लैंग्वेज में पॉलिटिक्स एंटर कर जाती है। ऐसा इस्लाम के जन्म होने पे भी हुआ, जिसे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसे आप आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए, सेपरेट स्टेट या सेपरेट कंट्री की डिमांड करना एग्जैक्टली उसी तरीके से है जैसे घर में रहने वाले लोग अपनी एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए अपने लिए एक सेपरेट घर की तमन्ना रखते हैं। बट एक सेपरेट घर की तमन्ना काफी आसानी से फुलफिल हो जाती है, क्योंकि उससे एग्जिस्टिंग घर की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पे कोई खतरा नहीं होता। वहीं एक सेपरेट स्टेट या सेपरेट कंट्री की डिमांड करना एक एग्जिस्टिंग कंट्री की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए काफी डेंजरस हो जाती है। और ऐसी ही एक डिमांड है कुछ सिख सेपरेटिस्ट लीडर और उनके फॉलोअर्स की, जो एक सिख कम्युनिटी के लिए एक सेपरेट कंट्री की डिमांड कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि वो एक सेपरेट कंट्री की डिमांड कर ही क्यों रहे हैं? इस चीज को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि सिखिज्म एज ए रिलीजन का जन्म कैसे हुआ और वो क्या कारण थे जिसकी वजह से खालिस्तान जैसी सोच आज लाखों सिखों के मन में बस गई है। तो दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से 550 साल पहले, जब ईयर 4069 में गुरु नानक देव जी का जन्म आज के पाकिस्तान के तलवंडी शहर में एक हिंदू परिवार में होता है। हिंदुओं और मुस्लिमों की कुछ कमियों के बीच जब गुरु नानक देव जी को 30 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब वो इस ज्ञान को लोगों तक फैलाने के लिए पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर में अपने एक मुस्लिम कंपेनियन मर्दाना के साथ अपने लिखे हाइम यानी सूत्र को गाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के काफी लोग इस सेक्ट को फॉलो करने लग जाते हैं।
और यहीं से शुरुआत होती है सिख धर्म की, जिसका लिटरल मीनिंग होता है लर्नर। और इनके टीचर को गुरु कहा जाने लगा और यहीं से गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु बन जाते हैं। बट इस धर्म में सबसे बड़ा परिवर्तन उस समय आता है जब इनके 5th गुरु गुरु अर्जन देव जी ने सिखों के चौथे गुरु के द्वारा बसाए गए अमृतसर में सभी धर्मों के लिए सर हरमिंदर साहिब की स्थापना की, जिसे आज पॉपुलरली गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कबीरदास, सूरदास, बाबा फरीद जैसे दिग्गज सूफी और भक्ति संतों के हाइम्स को गुरु नानक देव जी के हाइम्स के साथ साथ अपने 2000 से भी ज्यादा लिखे हाइम्स को कंपाइल करके आदि ग्रंथ की रचना कर देते हैं। सिखों के बढ़ते हुए फॉलोअर्स और गुरु अर्जन देव जी की इन सारी एक्टिविटीज से इनसिक्योर होके उस समय के मुगल रूलर जहांगीर अर्जन देव जी को बंदी बना लेते हैं। जहांगीर गुरु के सामने सिर्फ एक शर्त रखते हैं कि अगर वो हिंदुओं और मुस्लिमों से रिलेटेड जितने भी हाइम्स आदि ग्रंथ में लिखे हुए हैं उसको डिलीट कर देते हैं तो वो उनकी जान को बख्श देंगे। लेकिन गुरु इस शर्त को मानने से मना कर देते हैं, जिसके बाद जहांगीर के ऑर्डर पे गुरु अर्जन देव को एक गर्म तवे पे बिठा करके काफी बेरहमी से मार दिया जाता है। और यही वो वाटरशेड मूवमेंट था जिसने सिखों को एक रिलीजियस ग्रुप से कन्वर्ट करके एक मिलिट्री ग्रुप बना दिया। और इसी मिलिट्री ग्रुप को ईयर 1699 में सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने रीस्ट्रक्चर करके एक नए पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्डर की शुरुआत उस समय करते हैं जब सिख के 9वें गुरु और उनके पिताजी गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा मार दिया जाता है। और इस नए पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्डर का नाम रखा जाता है खालसा, जिसका मतलब होता है प्योर। और खालिस्तान शब्द इसी खालसा ग्रुप से डिराइव होता है। इस ऑर्डर को उस समय एस्टैब्लिश करने के पीछे सबसे बड़ा पर्पस ये था कि ये ग्रुप सिखों की एक ऐसी फौज को तैयार कर सके जो प्योर हो, फुल्ली डेडिकेटेड हो और कमिटेड हो सिखों की प्रोटेक्शन के लिए। और तब से लेकर के औरंगजेब की डेथ तक खालसा मुगलों के खिलाफ एक कंटिन्यूअस वॉर में इंडल्ज रहते हैं, जिसमें गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार खत्म हो जाता है और उनकी इच्छा के अनुसार गुरु ग्रंथ साहिब को नेक्स्ट गुरु की तरह एस्टैब्लिश कर दिया जाता है, जिसकी पहली कॉपी आज भी करतारपुर साहिब के कॉरिडोर में रखी हुई है। और ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ सके कि वो क्या वजह थी जिसकी वजह से एक रिलीजियस ग्रुप को एक पॉलिटिकल ग्रुप बनना पड़ा। क्योंकि पॉलिटिकल वर्ड अटैच होने का मतलब ही ये होता है कि अपने लिए एक सेपरेट टेरिटरी को रूल करना। और यहीं से ये खालसा ग्रुप सिखों के लिए एक सेपरेट किंगडम के क्वेस्ट में निकल पड़ते हैं। और ये क्वेस्ट आज भी जारी है जो आपको खालिस्तान के रूप में बार बार सुनाई देती है। हिस्ट्री के अंदर खालसा ग्रुप की यह तमन्ना पहली बार पूरी होती है 4 मई 1710 में बंदा बहादुर की लीडरशिप में पहली बार सरहिंद को कैप्चर कर लिया जाता है और सिखों के लिए एक सेपरेट किंगडम एस्टैब्लिश करी जाती है जिसका कैपिटल बनाया जाता है मुक्सिलपुर को। जी हाँ दोस्तों, हर किंगडम की तरह ये किंगडम भी प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेड की जाती थी, जिसके अपने कॉइन्स होते थे, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन होती थी। यहीं से एक फ्रेज काफी पॉपुलर हुआ, राज करेगा खालसा। बट अनफॉर्चुनेटली सिखों की एक सेपरेट स्टेट की तमन्ना सिर्फ 5 साल तक ही फुलफिल हो पाती है, क्योंकि ईयर 1715 में मुगलों के द्वारा बंदा बहादुर को कैद कर लिया जाता है और सिख किस किंगडम को अपने एम्पायर में मिला लिया जाता है। बट यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये होती है कि सिख अब अपने लिए एक सेपरेट किंगडम का स्वाद चख चुके थे और इसलिए हमेशा वो एक कोशिश में रहते थे कि अपने लिए फिर से एक किंगडम की एस्टैब्लिशमेंट करें। ये मौका उन्हें उस समय मिलता है जब भारत में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है, जिससे मुगल एम्पायर वीक पड़ जाती है और नॉर्थ इंडिया में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और ईयर 1765 से 1799 के बीच सिख पंजाब और जम्मू को एक्वायर करके एक बार फिर सिख किंगडम की एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, जिसे रूल किया जाता है सिखों के 12 मिसलों यानी पॉलिटिकल ग्रुप के द्वारा। बट सिखों के इस सेपरेट किंगडम को एक यूनिफाइड एम्पायर बनाने का क्रेडिट दिया जाता है महाराजा रंजीत सिंह को, जो बेसिकली इन 12 मिसलों में से एक मिसल सुकेर चकिया मिसल के लीडर थे, जिन्होंने अपने जीते जी अमृतसर, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कश्मीर को इन 12 किंगडम्स में मिला करके एक लार्जर यूनिफाइड सिख एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, जिसे सिखों के द्वारा 1849 तक रूल किया जाता है। 1849 के बाद ये एम्पायर अंग्रेजों के पास चली जाती है और यहाँ से एक सेपरेट स्टेट के लिए सिखों को 100 सालों से भी ज्यादा का इंतजार करना पड़ता है। अगर आप खालिस्तान की इस पूरी बैकग्राउंड को समझ गए हैं तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 3 से 4 दिनों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।